हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज ये CUT की पहली क्लास है। ठीक है, तो CUT की पहली क्लास के अंदर आज हम मैथ्स के अंदर अपना चैप्टर शुरू करेंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे सिंपल चैप्टर है पूरी 12th क्लास की मैथ्स का। तो इसी चैप्टर को लेके हम चलेंगे। चैप्टर नंबर 3 है और अपनी सेकेंड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 आव्यूह और सारणिक 2 चैप्टर है वो अपने इसमें है। तो पहले हम NCERT को तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो बेसिक के लिए पढ़ ही लेंगे। तो हम पहली बार में NCERT पूरी लेके आया हूँ, तो उसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट बात कहीं से भी है तो वो बता देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो जो हमारे पास होते हैं ना आंकड़े, तो आंकड़ों को एक सारणीबद्ध करना, ठीक है, या व्यवस्थित रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, वैसे लाइन बाई लाइन पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आर्ट्स वार्ट्स तो है नहीं मैथ से, पर जो मैंने मेन मतलब था वो बता दिया। ठीक है, पहले चैप्टर में पहले पेज में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट चैप्टर पे पेज पे चलते हैं। ठीक है, 42 पेजेज है हमारे पास। कहाँ है अगला पेज यार, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, तो इस पेज पे भी अपन को एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए कोई एक उदाहरण लिया है कि राधा और अपने 2 मित्र के साथ, फैजिया और सिमरन के साथ पुस्तकों और कलम मतलब पेन, ठीक है, बुक एंड पेन की सूचियों को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठा की है, तो उसके बारे में सूचीबद्ध करता है क्या क्या खरीदा है। तो राधा के पास और फौजिया के पास और सिमरन के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं और कितने कलम हैं। तो इन सबको एक व्यवस्थित रूप से ढंग में सेट किया और इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि एक वाइट पेज ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको सही से मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, पहले इसको ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक का नाम है आव्यूह। आव्यूह के अंतर्गत अपने को पढ़ना है कि कोई भी, मतलब अपने पास जो भी डाटा हो, ठीक है, तो आंकड़े हो, उन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकदम से सही से किसी सारणीबद्ध करना, ठीक है, व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो आंकड़ों की एक व्यवस्था है, जिसे हिंदी में कहीं दिक्कत हो तो भाई संभाल लेना। ठीक है, तो आंकड़ों को कोई व्यवस्थित ढंग में या एक प्रारूप में निश्चित करना या सूचीबद्ध करना आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे देखो, आव्यूह की डेफिनेशन वो अलग चीज़ है। वैसे आव्यूह होता है तो उसको या तो ये इस आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। ठीक है, या तो आयताकार या वर्गाकार, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और क्या बात है कि इसमें जो, जैसे मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक दिख ही नहीं रहा यार इस पेन से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहला है जो वर्गाकार आव्यूह है। आपको आकृति दिख रही होगी कि इधर और इधर दोनों समान है। ठीक है, तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्गाकार कहते हैं, जिसके अंदर जो रो और कॉलम वो एकदम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, तो ये नई चीज़ है, रो और कॉलम। ठीक है, रो क्या चीज़ होती है, रो को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। तो पंक्ति कौन सी होती है, जो आडी इस प्रकार की लाइन होती है ना, इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, उसको बोलते हैं पंक्ति। और जो खड़े होते हैं वर्टिकली, उनको बोलते हैं कॉलम। यानी कि ये जो खड़े होते हैं, जैसे 1 3 5 है ना, ये इसके कॉलम है। तो कॉलम और रो में आप डिफरेंस करना सीख गए होंगे। तो अब एक बार इसमें और नई चीज़ आती है, जहाँ से अपने क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये मैट्रिसेस है, ये वाली,
तो इसमें जैसे दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो इसमें इसकी कोटि होगी 2 × 2, ठीक है। रो और कोटि को क्रॉस के रूप में लिखना ही अपना कहलाता है कोटि, ठीक है। कोटि के क्वेश्चन अपने आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं। तो कोटि में होता है कि रो इंटू कॉलम, यानी कि पंक्ति इंटू एक तरफ पंक्ति होनी चाहिए और एक तरफ कॉलम होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट अपन को नहीं करना है, ओनली फॉर क्रॉस रूप में अपन को लिखना है। और ये क्रॉस रूप में लिखना ही या व्यक्त करना ही अपनी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है आव्यूह की, ठीक है। दूसरी चीज़ है अपने आव्यूह की कोटि हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो अपना आव्यूह होता है ना, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, अवयव कितने हैं। तो ये जो रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट होता है वही अपना आंसर होता है। तो ये बात एक बार बुक के अंदर देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी होगी। इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल होगा तो वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आव्यूह की कोटि। अपने पहली डेफिनेशन आ रखी है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। प्रविष्टियाँ का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। तो आव्यूह के अंदर एलिमेंट होते हैं, वही प्रविष्टियाँ होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आव्यूह के अंदर मतलब आव्यूह क्या चीज़ है वो आपको अब तक समझ आ गई तो बढ़िया बात है। मैं एक बार दोबारा समझ जाता हूँ किताब की भाषा के रूप में। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं, ठीक है। जो अपने पास जो भी हो आव्यूह, उन सब चीज़ों जैसे नंबर हो या फंक्शन हो, तो उनका जो रेक्टेंगुलर जो बोलते हैं क्रम विन्यास है आव्यूह, ठीक है। अब आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये अच्छी लाइन है। आव्यूह को जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर हैं उससे व्यक्त करते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं, पूरा एडवांस तक देखेंगे। CUT का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगली बार मैं पूरी PPT बना के लाऊंगा। इस बार मैं देख रहा हूँ कि NCERT से बच्चों को कितना समझ आता है, क्योंकि मैं जो नोट्स लेके आऊँगा वो आप पढ़ लोगे। NCERT की लाइन बाई लाइन पढ़ोगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो सीधे कंसेप्ट वाइज होंगे, वो आपके से निकल जाएंगे। तो मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि आपको वो क्वेश्चन तैयार करवाऊँ, ठीक है। ये देखो आपने लिए पहला अपन को ये दे रखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर इसकी आपको कोटि बतानी है। तो इसके अंदर रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसकी कोटि होगी 3 × 2, ठीक है। जिसके अंदर 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो इसके अंदर 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है। और दूसरे के अंदर 3 ही पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ है। 3 × 3 का हो गया। इसके अंदर एलिमेंट यानी तत्व पूछे तो कितने होंगे, तो इसके अंदर 3 × 2 6 होंगे, इसके 3 × 3 9 होंगे। और इसके अंदर आप देखोगे तो 2 × 3 2 × 3 कितने 6 होंगे, ठीक है। इसके अंदर 6 6 और 6, वैसे आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनका उपयोग होता है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले एक आव्यूह को कोटि m × n होती है, समझ गए। पंक्ति इंटू स्तंभ आव्यूह की कोटि कहलाती है, ठीक है। अतः आव्यूह के लिए उपयुक्त ऊपर वाले उदाहरण की बात कर रहा है कि ये है, और उसके अंदर अवयव जानने हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके अंदर अवयव आएंगे, ठीक है। अब अवयव ऐसे वैसे भी नहीं होते, अवयव को एकदम व्यवस्थित रूप से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये देख लो आप, जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है, पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ है तो उसको A11 लिखेंगे, ठीक है। पहली पंक्ति और पहला ही दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो A12, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो A3। इसी प्रकार
पहली पंक्ति और जेवा स्तंभ हो तो ए जे, और इसी प्रकार एनवा स्तंभ हो तो ए पहली पंक्ति और एनवा स्तंभ। इसी प्रकार आप नीचे चलोगे तो यही प्रकार आएगा, और इसकी कोटि है m इंटू एन। इस बात का भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। और ऐसा ही, इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। एनसीईआरटी अपन को पूरी तैयार होनी चाहिए, मेरा यही मानना है, और अपन एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो पूरी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभ है, ठीक है। हम किसी भी m इंटू एन कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ये क्या चीज़ है? ये अपना मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कौन सा है? ए, और ए के अंदर आई और जे लिख रखा है, और m इंटू एन। आई जे मतलब आई मतलब 1 से लेके m तक, ठीक है। इसी प्रकार ये नंबर है, और हम केवल ऐसे अंकों पर विचार कीजिए वो वास्तविक अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन। हम केवल ऐसे आयु के विचार करें। देखो, आयु एक सिर्फ वो कहते हैं ना, अपन उस संख्या को उसके रूप में प्रकट कर सकते हैं। आयु की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आयु की कभी मान नहीं होता है। मान सिर्फ हम सारणी का ज्ञात कर सकते हैं, आयु का मान कभी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन था, शायद एग्जाम्पल ही है पीछे, ठीक है। अपना एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी अपन ने जो जो पढ़ा है उसका एक बार से अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलो वाइट स्लाइड पे और रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो जो अब तक पढ़ा है उस सब का रिवीजन करना है। पहली अपनी हेडिंग है आव्यू। आव्यू क्या है? आव्यू किसी संख्याओं या फलनों को आयताकार रूप में व्यक्त करना ही आव्यू कहलाता है। आव्यू की कोई विशेष मान नहीं होता है, ना ही आव्यू की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 टर्म आते हैं। पहला तो आता है आव्यू को प्रकट कैसे करते हैं, ठीक है। आयु को प्रकट कैसे करते हैं? आयु को या तो वर्ताकार या आयताकार या ऐसे भी लिख लेते हैं, और ये दोनों लाइनें भी रोटेशन होता है, पर ये अपने यूज में नहीं आता। अपन बुक में ये यूज रखा है तो अपन को ये यूज करना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आयु की कोटि। तो आयु की कोटि होती है पंक्ति इंटू स्तंभ। इस रूप में अपन को लिखना होता है, रो इंटू कॉलम। इस रूप में अपन किसी भी आयु की कोटि को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और उस आयु के अंदर प्रविष्टियाँ या अवयव ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा कर देना है। इन दोनों का जो मल्टीपल का प्रोडक्ट आएगा वही अपना क्या होगा? आयु की वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ द रो एंड कॉलम। तो रो अपने जो आयु होगा, जो आयु की जो 36 लाइन के अंदर जो जो अवयव होंगे वो इसकी पंक्ति कहलाएगी, और जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर होंगे वो कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। डन है। तो ये अपना आयु चैप्टर का जो बेसिक था वो अपना क्लियर हो गया। अगले से हम इसके एग्जाम्पल करेंगे वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने CUT का अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे धड़ाकेदार, ठीक है। तो अब काम की बात थोड़ी कर लेते हैं अपने CUT से रिलेटेड। CUT से इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो CUT अपना एम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अपने को DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी बड़ी बड़ी कॉलेजों में अपन को जाना है। तो उन कॉलेजों के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको देना है, उसको क्वालिफाई करना है, अपने मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है। और मेरा एक ही टारगेट है, 200 में से 200 लाना है आपको, ठीक है। 199 भी नहीं चलेगा, 200 आउट ऑफ 200 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपने को अपनी मैथ के 13 चैप्टर है जो अच्छे से तैयार करने हैं।
उसमें से हमने पहला चैप्टर 13वां चैप्टर तीसरा चैप्टर लिया है, जिसका नाम है आयु। इससे जो अपने 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 2 पेपर होंगे, एक तो 15 + 35, ठीक है, 15 कंपलसरी करने हैं। यहाँ वाले जो 15 क्वेश्चन है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इन 15 में से 2 से 3 क्वेश्चन अपने आ जाते हैं मैट्रिक्स से, 2 तो आते ही आते हैं कन्फर्म। तो इन 2 क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ लिखाऊंगा। अभी देखो, अभी मैं 12th लेवल करवा रहा हूँ, तो आप 12th लेवल तैयार हो जाओ। उस दिन मैं आपको बोल दूँगा अब स्पेशल CUT की क्लासें हो रही है, पहले आपको ये तो तैयार होना ही चाहिए। ये तैयार होने के बाद में हम अप्रोच लगाएंगे CUT के लिए। उस टाइम CUT के लिए हम स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा लिखवाएंगे, ये तो बोर्ड के लिए है, ठीक है। वैसे बोर्ड के लिए मैं कम जोर दे रहा हूँ, मैं CUT के लिए दे रहा हूँ, पर आप उस टाइम अपन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लिखाएंगे, शॉर्ट करके क्वेश्चन को लिखाएंगे। जैसा उस टाइम तो अपने को बोर्ड में तो नंबर मिलते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है, तो अपने को लिखना पड़ता है। पर CUT में तो क्या है कि अपने MCQ आएंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना टाइम बचेगा। तो उस हिसाब से अपन को शॉर्ट क्वेश्चन यानी MCQ को अटैम्प्ट कैसे करते हैं उस टाइम से करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये तो आप कर लो। अभी हमें 5-7 क्लास में अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। फिर 5-7 2-3 क्लास में मैं 2 क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो गुणधर्म होंगे, जो शॉर्टकट होंगे आपके लिए और आपके एग्ज़ाम CUT के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे भर के, मतलब 50-100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अपनी क्लास वीक में 3 दिन आएगी, ठीक है। एक तो आएगी मंडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, थर्सडे नहीं फ्राइडे, ठीक है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में 3 दिन अपनी क्लास आएगी, तो ठीक है। बाकी 10th क्लास का भी अपन शुरू कर रहे हैं, तो उनका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद है कि आप इस वीडियो में अब तक जुड़े रहे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपके लिए लिख लेता हूँ प्यारा सा थैंक यू। रुको यार, बढ़िया लिखूँ तुम्हारे लिए। थैंक्स। अरे यार, स्लाइड भी चली गई, छोड़ो फिर, ठीक है। ये लिख लेता हूँ बाय, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यार अपनी मेहनत इतनी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी उनको पीछे ना रखें, ठीक है। दोस्तों को ज़रूर शेयर